वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7th का डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना 2025-26 के लिए, तो आपको वही करवाने जा रहा हूँ। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, 60 नंबर का आपका पेपर होगा और सेम पेपर का पैटर्न आप ऐसा ही देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के आंसर के साथ एक एक चीज़ अच्छे से करेंगे और आप चाहें तो इसके आंसर्स पहले खुद कर सकते हैं, फिर अपने आंसर मैच कर सकते हैं। या आपको मैं 12 दिखा देता हूँ क्योंकि मैं आपको आंसर के साथ सारे समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर के साथ। अब ध्यान से समझिए। बाकी मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और हो सके तो लाइक भी कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। देखिए, जो पौधे होते हैं ना वो अपना भोजन बनाते हैं, तो अपने भोजन करने के लिए या भोजन बनाने के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ चाहिए, तो उनको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा डी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं वनोन्मूलन के परिणाम क्या हो सकते हैं। मतलब अगर हम पेड़ों को काट देंगे पेड़, और अगर पेड़ कट जाएंगे तो फिर इससे क्या होगा बताइए। सबसे बड़ा आपको रिजल्ट बताना है। देखिए कह रहा है पृथ्वी का तापमान कम होगा, ये तो अच्छी बात है। ये कह रहा है वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी, ये भी अच्छी बात है। ये कह रहा है वातावरण में ऑक्सीजन अधिक होगी, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर पेड़ को काटेंगे तो बुरी बात क्या है, बुरी बात यह है कि मिट्टी का कटाव जो है ना होने लग जाएगा, मतलब मिट्टी बहकर जाने लग जाएगी और बाढ़ आएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। फिर नेक्स्ट है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखो दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक का मतलब होता है कोई चीज अपनी स्थिति में वापस आ जाए, जैसे बर्फ पिघलेगी तो वापस बर्फ बन जाएगी। लेकिन इसने बोला कौन सा भौतिक नहीं है, यानी कि कौन सा रासायनिक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा दूध से दही बनना, क्योंकि दही एक नई चीज बन जाएगी, दोबारा से दही नहीं बन पाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। तो आपको बताना है कि निषेचन के बाद कौन सा भाग जो है वो फल बनाता है। तो यहाँ पर आप आंसर बताएंगे, ये जो अंडाशय है इसका ये आंसर है। ठीक है, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने आप देख सकते हैं। इन सब के कार्य अच्छे से कर लेना, क्योंकि जो यहाँ पे एमसीक्यू है वो लॉन्ग क्वेश्चन में बन के आ जाता है। फिर अगर अगर अनुपचारित वाहित मल है, मतलब अगर हमने जो भी कूड़ा कचरा है नाली के अंदर उसको साफ सुथरा नहीं करा, मतलब उसमें से हानिकारक तत्व नहीं निकाले और उसे नदी में डाल दिया, तो फिर क्या होगा। ये कह रहा है अनुपचारित वाहित मल को नदी में नहीं डालना चाहिए। क्यों क्यों सिंपल सी बात है, अगर हम पोल्यूशन वाला सारा जल पानी यानी कि नदी में डाल देंगे तो क्या होगा, बहुत सारे जीव जंतु मरने लग जाएंगे ना। तो इसका आंसर बेस्ट क्या होगा, बी। ये कह रहा है ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, तो अच्छी बात है। ठीक है, गुणवत्ता में सुधार होगा, ये भी अच्छी बात है। जीवाणु मरेंगे हानिकारक वाले, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम गंदा पानी डालेंगे तो बुरी चीज क्या है, तो यहाँ बी। तो अगर कई बार ना हमें आंसर पता नहीं होता तो एमसीक्यू में हम ध्यान से पढ़कर भी इसका मीनिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या काम है। देखो जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज वो क्या करता है, अधिक धारा होने पर परिपथ को तोड़ देता है। इससे क्या होता है, जो है ना आग लगने से बच जाते हैं। ठीक है ना, और सेफ्टी रखता है, मतलब सेफ्टी डिवाइस है। ये कह रहे हैं ह्यूमस का निर्माण जो है ना होता है, कैसे होता है, जो पौधे और जो जानवर होते हैं ना उनके जो अवशेष होते हैं उनका अपघटन हो जाता है, मतलब वो मिट्टी में मिल जाते हैं और वही पौधे के लिए भोजन के रूप में जो है यूज में आ जाता है, उन्हें न्यूट्रिशन वगैरह मिल जाते हैं। तो ह्यूमस का निर्माण का मतलब है पौधे और जानवरों के अवशेषों के अपघटन से। ठीक है, तो बाकी अब एमसीक्यू देखेंगे। ह्यूमस क्या है, क्या प्रकाश संश्लेषण है, नहीं। मिट्टी से जल के वाष्पन में, नहीं। रेत व मिट्टी के मिश्रण से, नहीं। तो आंसर क्या है, बी। ये नीचे अलग से लिख दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर कह रहे हैं, तांबे की तार को एक सिरे पर गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, ऐसा क्यों है। क्योंकि वो चालन है, मतलब ऊष्मा को ट्रैवल करवा देता है। ठीक है, जो हीट होती है ना वो ट्रैवल करने लग जाती है। आपने देखा भी होगा, एक रोड है, अगर उसे मोमबत्ती से हम जो है गर्म कर रहे हैं तो इधर से पकड़े तो यहाँ से भी गर्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो इसलिए वो गुड कंडक्टर होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं चालन। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर पर, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छता सुधारने हेतु कम लागत वाला तथा स्थान वाहित मल निपटान तंत्र नहीं है। मतलब कौन सा इसमें से जो पोल्यूशन या गंद वगैरह हटाता है, जो स्वच्छता लाता है, वो जो है ना यहाँ सस्ता नहीं है, यहाँ पे मतलब महंगा हो सकता है, ठीक है, या बहुत नुकसानदायक हो सकता है। कौन सी चीज़ नुकसानदायक है? देखो सेप्टिक टैंक भी सही है, पर्यावरण के लिए अच्छी है, ठीक है, और जो वाहित मल, जो नाली में जो पानी वगैरह बहता रहता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा कूड़ा कचरा होता है, तो ये तो अच्छी बात है। एक रासायनिक शौचालय ये भी सही है। और खुली नाली बहुत नुकसानदायक होती है। जो खुली नाली ना, तो बैक्टीरिया को जो है ना बोर्न होने में काफ़ी हेल्प कर देती है, तो कई प्रकार की डिसीजेज वगैरह स्प्रेड हो सकती है, स्मेल और आती है, तो वो पोल्यूशन भी फैलाती है, ठीक है। तो आंसर इसने बोला कौन सी चीज़ सही नहीं है, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है बैटरी दो या अधिक सेलों का संयोजन है ना। बैटरी कब बनती है? जब दो या दो से अधिक सेल लगा देते हैं। तो अब आप बताइए कि इसमें से क्या आंसर सही होगा। मतलब जब हम सेल को लगा रहे हैं तो कैसे लगाएंगे? देखिए एक तरफ पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, फिर अगला जो सेल जोड़ेंगे ना, जैसे ये पॉजिटिव है तो अगला सेल जो जोड़ेंगे इसके साथ वो नेगेटिव जोड़ेंगे, ठीक है, समझ में आई। अगर आपने पॉजिटिव जोड़ दिया तो फिर वो बेकार हो जाएगा। तो आपने देखा भी होगा, अगर आपने बैटरी वाली, पहले तो बहुत ज़्यादा टॉर्च चलती थी, ठीक है, आपके घर में अगर टॉर्च है तो कमेंट करके बताना, जो पुराने ज़माने में यूज़ होती थी। फिर नेक्स्ट है, अवसादन टंकी के निचले भाग में जमा ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? जो अवसादन टंकी है ना, उसके निचले भाग में जो ठोस पदार्थ जमा हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्लज। क्या बोलते हैं? अपंक बोलते हैं। डी आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहे चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने से बनने वाला यौगिक जिससे पानी दूधिया हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट बोलते हैं, बेकिंग सोडा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए चूने का पानी बोला यानी कि CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और उसमें हमने डाल दी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो अब इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? CaCO3 बन जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया? यौगिक निकाल लिया, तो इसका क्या आ गया? कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। ये सारी जितनी भी इक्वेशंस वाले चैप्टर्स में है ना, वो सारी इक्वेशन अच्छे से कर लेना। अब आ जाइए खंड खा पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया, ऐसे तो ऑप्शन अगर दे रखे A और B दोनों में से एक करना है, लेकिन हम सारे करेंगे, ठीक है। देखिए ये कह रहा है सहजीवी संबंध क्या होता है, और राइजोबियम फलीदार पादपों का संबंध सहजीवी क्यों कहलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम रिपीट भी हो चुका है। आप लिखोगे सहजीवी संबंध वह संबंध है जिसमें दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हुए परस्पर लाभ उठाते हैं। मतलब एक दूसरे को अपने जो पदार्थ है ना वो बांटते हैं और दोनों एक दूसरे को जीवित रख पाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है राइजोबियम जीवाणु, ये अगले पॉइंट में लिखना, ठीक है। तो राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर देता है, जिससे पौधे को लाभ होता है। बदले में पौधा जीवाणुओं को भोजन और आश्रय देता है, इसलिए यह संबंध सहजीवी कहलाता है, ठीक है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये करेंगे, लेकिन अभी तो आप प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, आप सारे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबका एक एक उदाहरण देना है। परजीवी का एग्जाम्पल अमरवेल हो गया, कीट भक्षी का एग्जाम्पल पीटर प्लांट, ठीक है। तो जो कीड़े खाता है ना पौधा वो वाला, और मृत जीवी मतलब मशरूम बोल दो, विषम पोषी में मनुष्य, ठीक है, ठीक है ना। अब आगे ध्यान से समझते हैं सारे। देखो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, प्लीज सभी लाइक किया करो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है पुष्प को पादपों का जनन अंग क्यों कहा जाता है? और ये कह रहा है ब्रायोफाइलम एवं स्पायरोगायरा में अलैंगिक प्रजनन एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो आप बताओ कि पुष्प में नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं, ठीक है, पुष्प के अंदर जनन अंग नर और मादा, ठीक है। और ये कह रहा है जिनके द्वारा निषेचन होता है, ठीक है, ये लिखे ना,
पुष्प को पादपों का जननांग क्यों माना जाता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पुष्प में नर और मादा जननांग पाए जाते हैं जिनके द्वारा निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन, इसलिए इसे पादपों का जननांग कहा जाता है। तो ये कह रहा है ब्रायोफिल्म और स्पाइरोगायरा में अलैंगिक प्रजनन एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो आप बोलोगे जो ब्रायोफिल्म है ना में अलैंगिक प्रजनन पत्तियों के किनारे पर बनने वाली कलिकाओं से होता है, देख लो, पत्ते के किनारे बनने वाली कलिकाओं से, जबकि दूसरे ने बोला स्पाइरोगायरा, तो स्पाइरोगायरा में अलैंगिक प्रजनन खंडन द्वारा होता है, ठीक है ना, आपको उनके नाम का प्रकार बताना था। फिर नेक्स्ट है सूचक क्या होता है, प्राकृतिक सूचकों के 2 उदाहरण दीजिए। तो आप बोलोगे सूचक वह पदार्थ होता है जो किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने की पहचान कराता है। तो प्राकृतिक सूचकों के उदाहरण क्या है, हल्दी, लिटमस। पता ना बच्चों सूचक किसे कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी एसिड है कौन सी बेस है। और यहाँ पे नेचुरल पूछा है, तो नेचुरल एक हल्दी हो गया, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया, लिटमस हो गया। ये ना आप नंबर डाल देना, हल्दी दूसरा लिटमस, क्लियर हो गया। ऐसे गुड़हल भी है, आपको और भी पता है तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। लाल पत्ता गोभी भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। ये ना नंबरिंग नहीं डाल पाया तो नंबरिंग डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बी है, ये कह रहा है फिनोल्फ्थलीन अम्लीय और क्षारकीय विलयन को पहचानने में किस प्रकार सहायता करता है। देखो एक बात और, जैसे ये प्राकृतिक सूचक है ना, जो ये क्वेश्चन आता है ना इसके आसपास के क्वेश्चन भी किया करो। जैसे प्राकृतिक है ना हल्दी और लिटमस, ऐसे ये जो है ना ये फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, ये जो है ना, और एक ऑरेंज मिथाइल जो है मिथाइल ऑरेंज, तो वो दोनों केमिकल वाले हैं, मतलब हम कह सकते हैं वो इंसान ने बनाए। तो यहाँ पर बोलेगी जो फिनोल्फ्थलीन अम्लीय और क्षारीय विलयन को पहचानने में कैसे मदद करेगा। तो आप बोलोगे ये जो फिनोल्फ्थलीन है ना अम्लीय विलयन में रंगीन रहता है, ठीक है, जो अम्लीय विलयन में रंगीन होगा, जबकि क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग का हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहे इस प्रकार ये अम्ल और क्षार की पहचान में सहायता करता है। अब न्यूमेरिकल भी हमारे एग्जाम में आएंगे, तो असमान गति की परिभाषा आपको देनी है और ये न्यूमेरिकल आपको करके दिखाना है, ठीक है। तो पहले असमान गति का मतलब क्या होता है, जब वस्तु समान समय में जा रही, मान लो 1 घंटे जा रही है लेकिन दूरी अलग अलग तय कर रही है। जैसे पहले घंटे में वो 2 किलोमीटर गई, दूसरे घंटे में वो 1.5 किलोमीटर चली गई, तो इसको बोलते हैं असमान गति, ठीक है ना। अब इसने बोला है कार की यहाँ पर चाल दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर और दूरी दे रखी है 120, टाइम पूछ रहे हैं, तो टाइम का फॉर्मूला कहता है दूरी बटे चाल, तो दूरी को इससे भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स में हमने निकाल दिया, आप इसे मिनट में भी बदल सकते हैं, ठीक है। अब खंड का है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है, आपको कारण बताना है। अमीबा में पाचक रस भोजन रिक्तिका में स्रावित किए जाते हैं, तो आपको कारण बताना ऐसा क्यों होता है। तो आप लिखोगे अमीबा में भोजन रिक्तिका के अंदर ही भोजन का पाचन होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे इसलिए पाचक रस वहीं स्रावित किए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है छोटी आंत में विल्ली पाई जाती है लेकिन अमाशय में नहीं पाई जाती। आप बोलोगे छोटी आंत में बिल्ली भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है, जबकि अमाशय का मुख्य कार्य पाचन है, ठीक है। समझ में आ गई। ऐसे आपको लिखना एग्जाम में भी, ऐसे क्वेश्चन नए बनकर आएंगे। फिर नेक्स्ट है अमाशय की आंतरिक परत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षित रहती है। तो आप बोलोगे अमाशय की आंतरिक दीवार पर श्लेष्मा की परत होती है, ठीक है, इसलिए तो सुरक्षित रहती है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे जो अम्ल से होने वाली क्षति से सुरक्षा करती है। अब और वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है गाय और हिरण जैसे चरने वाले जंतुओं को जुगाली करने वाले जंतु क्यों कहते हैं। आप बोलोगे चरने वाले जंतु भोजन को बार बार चबाते हैं, जिसे जुगाली कहते हैं। मतलब ये खा तो एक बार लेते हैं लेकिन फिर ये ना अंदर जमा कर लेते हैं, फिर वहीं से निकल कर इनके मुंह में आता रहता है और वो उसको चबाते रहते हैं, इसलिए उन्हें जुगाली करने वाले जंतु कहते हैं। ये कह रहे मनुष्य
सेलुलोज को पचा नहीं पाते, जबकि जुगाली करने वाले जंतु इसे आसानी से पचा लेते हैं। क्यों? अब बोलोगे इन जंतुओं के आमाशय में विशेष जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को पचाने में सहायता करते हैं। मनुष्य में ऐसे जीवाणु होते ही नहीं है, इसलिए वो सेलुलोज को पचा नहीं पाते। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन है, रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति का आपको उपयुक्त उदाहरण देना है और सारणीबद्ध तुलना करनी है। तो आप इसकी टेबल बना सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले रेखीय गति के बारे में बताएंगे, तो आप इस तरह का टेबल बना लेना। ठीक है, तो रेखीय गति में पहला पॉइंट है वस्तु सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है, दूसरा इसका एग्जांपल हो जाएगा सीधी सड़क पर चलती कार। ठीक है, 2 हो गए। ऐसे वृत्तीय गति में वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वृत्तीय गति का। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया पंखे के ब्लेड। ठीक है, ये हो गया। फिर है नेक्स्ट दोलन गति। ये तो दोलन गति जो है ना, वो आप बताओगे वस्तु आगे पीछे गति करती है, जैसे लोलक। तो जब वृत्ताकार में जैसे आपका पंखा गोल गोल घूम रहा है, वो दोलन गति कोई चीज आगे पीछे हो रही है, तो ये इसका है, इसका ये है और इसका ये है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 8वें नंबर पर चालन, संवहन और विकिरण द्वारा ऊष्मा संचरण में अंतर स्पष्ट करना है आपको। ऊष्मा संचरण में तीनों का आपको अंतर बताना है और प्रत्येक का एक एक दैनिक जीवन आपको उदाहरण भी देना है। तो चालन में ऊष्मा ठोसों में कणों के माध्यम से संचरित होती है। ठीक है, याद रखना, चालन में ना ऊष्मा ठोसों में कणों के माध्यम से जाती है और संवहन में ऊष्मा द्रवों व गैसों में संचरित होती है और विकिरण में ऊष्मा बिना माध्यम के संचरित होती है। और फिर आप इन सब का एक एग्जाम्पल दे दोगे। चालन का एग्जाम्पल लोहे की छड़, संवहन का उबलता हुआ पानी और विकिरण का सूर्य की ऊष्मा। अब और वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्लिनिकल थर्मामीटर से गर्म कॉफी का तापमान क्यों नहीं मापा जा सकता, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर से मापा जा सकता है। आप लिखोगे क्योंकि क्लिनिकल जो थर्मामीटर है ना, उसका तापमान जो है ना मापने की सीमा कम होती है, उसमें किंक होता है, इसलिए वे गर्म वस्तुओं के लिए उपयुक्त नहीं होता। जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर की सीमा अधिक होती है, उसमें किंक नहीं होता, इसलिए उसमें गर्म कॉफी का तापमान मापा जा सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? खंड घ पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कह रहा है भोजन का पाचन एक डैश परिवर्तन का उदाहरण है। तो आप बताइए जो भोजन में का जो पच रहा है या भोजन हम बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है? वैसे तो यहाँ पचाने का लिखा है, तो वो रासायनिक है क्योंकि एक नई चीज का निर्माण होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जंग लगने के लिए जल और डैश दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। मतलब अगर किसी चीज में जंग लगाना है ना, तो क्या चीज चाहिए? एक तो पानी चाहिए, दूसरा में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, आप आंसर देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ये कह रहा है कॉपर सल्फेट और आयरन की अभिक्रिया में विलयन का रंग नीले से हरे में बदलना, ठीक है, डैश बनने के कारण होता है। बताओ, कॉपर सल्फेट और आयरन की अभिक्रिया में विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है, तो क्या चीज बन जाती है जिसकी वजह से वो हरा हो जाता है? आप बोलोगे आयरन सल्फेट। ये आंसर आ गया। अब इसकी आपको इक्वेशन आनी चाहिए, जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4, फिर आयरन है Fe, और जब इससे रिएक्शन करवाया जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट प्लस जो है Cu अलग हो जाएगा। और ये फेरस सल्फेट की वजह से, यानी कि आयरन सल्फेट की वजह से वो क्या होगा, हमें देखो फेरस भी लिखा आ सकता है, ठीक है ना, हमें हरे रंग का दिखाई देगा, तो हमारा आंसर आ गया था। फिर नेक्स्ट है किसी पदार्थ के आकार, रूप, रंग अथवा अवस्था जैसे गुण उसके डैश गुण कहलाते हैं। बताओ, ये आकार, रूप, रंग और अवस्था ये किसके गुण होते हैं? ये भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, तो भौतिक आंसर आ गया। ठीक है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, तो आप बोलोगे गैल्वेनीकरण कहते हैं।
और देखिए हिंदी में ना यहाँ पर जो है ये डी की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर है यहाँ पे लिखा है यशद लेपन, तो आप यशद लेपन पे टिक कर देंगे, ठीक है। वो इंग्लिश वर्ड लिखा था ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करवा दिए गए। अब मैचिंग करेंगे हम, ठीक है। देखो ये मैचिंग है पूरी। अब देखिए नेक्स्ट है 10वां। ये कह रहे हैं जो केशिकाएं हैं इनमें से क्या है। तो केशिकाएं जो है ना वो धमनी व शिराओं को जोड़ती हैं, ठीक है। ब्लड को ट्रांसफर करती हैं, ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला मिलने नहीं देती खून। दूसरा है मूत्र मार्ग, तो आप बोलोगे मूत्र को बाहर निकालता है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा बोलोगे ये रक्त का तरल भाग होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या है, ये पौधों में जल की हानि जो है ना मतलब पानी को बाहर निकालता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन पानी के बाहर निकलने का प्रक्रिया होती है पौधों के अंदर, पत्तियों में। फ्लोएम क्या है, तो जो भोजन को ट्रांसफर करता है ना उसे फ्लोएम कहते हैं। अब इन्हीं पर क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं, इन्हें अच्छे से करना। और यहाँ पर एक बार इसमें से बता देता हूँ, ये जो केशिकाएं हैं, ठीक है, इसका डी हो जाएगा। मूत्र मार्ग जो है मूत्र को शरीर से बाहर निकालना। जो प्लाज्मा है वो रक्त का तरल भाग है। और वाष्पोत्सर्जन क्या है, पादपों में जल का निर्मुक्त होना। और फ्लोएम क्या है, पादपों में भोजन का संवहन, ठीक है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11वां करवा रहा हूं मैं आपको। अब 11वां है कि वास्तविक प्रतिबिंब और अभाषिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। तो आप बोलोगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर आप अलग अलग जो है ना टेबल बना के भी कर सकते हैं, टेबल बनाना ज्यादा बेनिफिट रहता है, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब में पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर दर्पण में वस्तुएं परिवर्तन की घटना के कारण दिखाई देती हैं, ठीक है ना। हम दर्पण में वस्तुएं किस घटना के कारण देख पाते हैं, तो आप बोलोगे दर्पण में वस्तुएं परिवर्तन होता है, इसी वजह से हम देख पाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का कोई एक उदाहरण दीजिए। अच्छा, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, अगर आप इसका एक एग्जांपल और बताना चाहते हैं, अंतर लिखना चाहते हैं, तो आप लिख दो ना ये अवतल दर्पण में और ये उत्तल दर्पण में होता है, ठीक है। वैसे जितने नंबर का उसके हिसाब से हमने इतना कर दिया था। फिर कह रहे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के कोई दो गुण बताइए। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है। देखो जो हम शीशे में शक्ल देखते हैं ना वही तो है समतल दर्पण। तो इसमें प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं इसे। फिर नेक्स्ट है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। आप बोलोगे उत्तल लेंस समांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्र कर लेता है, ठीक है। ये जो उत्तल लेंस होता है ना, देखो अगर कोई डिफरेंस आए और अगर आपको उसकी पिक्चर पता है तो आप बनाया करो, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। जब इसमें लाइट पड़ती है ना तो वो क्या करता है एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, इसलिए उसको हम अभिसारी कहते हैं। जबकि अवतल लेंस, अब अवतल लेंस का चित्र बनाता हूँ। यहाँ देखिए अवतल लेंस इस तरीके से होता है, तो चित्र बना देना। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। लाइन डालोगे ना, आपने बुक में देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से बन रहा होता है ना। तो आप इस तरीके से बनाना। फिर ये कह रहा है अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग बताइए। तो नंबर 1 वाहन की हेडलाइट में, नंबर 2 शेविंग मिरर के रूप में, ठीक है। देखो पता है ये एडिटिंग वगैरह अभी इसलिए ज्यादा नहीं हो पाई। अब हम अड़ा करेंगे, 12वें नंबर पर है। कई कारखाने विशेष रूप से रासायनिक संयंत्र ऐसे अपशिष्ट जल का उत्पादन करते हैं जिसमें अम्लीय पदार्थ होते हैं। इस अपशिष्ट जल को अम्लीय प्रवाह कहा जाता है, ठीक है, सुन रहे हो। कई कारखाने विशेष रूप से रासायनिक संयंत्र ऐसे अपशिष्ट जल का उत्पादन करते हैं जिसमें अम्लीय पदार्थ होते हैं, मतलब कई प्रकार के केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे को अपशिष्ट बोलेंगे, मतलब एक तरह का कचरा, ठीक है, जो अम्लीय एसिडिक है। यदि इसे सीधे नदियों अथवा मिट्टी में छोड़ा जाए तो यह हानिकारक होगा, वो तो हो गई। इसलिए अधिकांश कारखानों में एक अपशिष्ट जल उपचार इकाई होती है। इस इकाई में इस अम्लीय अपशिष्ट जल को निपटान से पहले सुरक्षित रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ उपचारित किया जाता है, ठीक है ना। मतलब देखो उसको साफ सुथरा करना बहुत जरूरी है ताकि वो नदी को नुकसान ना पहुंचाए, जीव जंतु को नुकसान ना पहुंचाए।
अब पहला है कि इस अपशिष्ट जल उपचार के दौरान होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का नाम आपको बताना है कि क्या प्रकार है इसका। देखो, एसिड बहुत ज्यादा हो गया था, हमने उसमें बेस डाल दिया, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो क्या बनता है? उस प्रक्रिया को बोलते हैं लवण और जल बनता है ना, उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अम्लीय अपवाह को छोड़ने से पहले क्षार से उपचारित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अम्लीय अपवाह मिट्टी, जल और जलीय जीवों के लिए हानिकारक है। क्षार से उपचार करने पर अम्ल निष्क्रिय हो जाएगा और जल सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया का सामान्य समीकरण लिखिए, तो अम्ल जमा क्षार लवण प्लस जल। ठीक है, फिर ये अगर ये नहीं करना तो नीचे वाला, जब आपको अम्लता मतलब एसिडिटी होती है तो डॉक्टर एंटासिड गोली क्यों देते हैं? एंटासिड गोली पेट में उपस्थित अतिरिक्त अम्ल को निष्क्रिय कर देती है, जिससे जलन और दर्द से राहत मिल जाती है। ठीक है, मतलब अगर पेट में एसिड बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप बेस खा लो, कड़वी चीज। अब ये नहीं कड़वी हर चीज खा सकते हो, अलग अलग एसिड को खत्म करने के लिए अलग अलग मात्रा में अलग अलग प्रकार का बेस चाहिए होता है। ठीक है, तो आपको गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है 13, फिर पैसेज है 13 भी आ जाइए। एक छात्रा यह समझने के लिए कि विद्युत परिपथ किस प्रकार कार्य करता है एक प्रयोग करने का निर्णय लेती है। वह बैटरी, बल्ब और स्विच का उपयोग करके एक सरल परिपथ का निर्माण करती है। जब वह स्विच को ऑन स्थिति में रखती है तो बल्ब तेजी से जलता है, जब वह स्विच को ऑफ करती है तो बल्ब तुरंत बुझ जाता है। वह यह भी नोट करती है कि बल्ब केवल तभी जलता है जब परिपथ के अवयवों को सही तरीके से जोड़ा गया हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि तार, मतलब क्वेश्चन आंसर बताने हैं, और ये कह रहा तार की सही स्थिति हो और सही तरीके से जोड़ा हो। ठीक है, तभी मतलब जो है बल्ब जलता है। ठीक है, तो अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये कह रहा है परिपथ में स्विच की क्या भूमिका है, मतलब परिपथ क्या करता है, विद्युत धारा को प्रभावित करना या नहीं करना ये तय करता है। मतलब आपने स्विच देखा ना घर में, आप ऑन करते हो तो पंखा चल जाता है, ऑफ करते हो पंखा बंद हो जाता है। तो आप बताइए स्विच करता क्या है? आप बोलोगे स्विच परिपथ को पूरा या अधूरा करता है और विद्युत धारा के प्रभाव को कंट्रोल करता है। ये कह रहे यदि बल्ब का फिलामेंट टूट जाए तो क्या होगा? आप बोलोगे बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि परिपथ पूरा नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हीटर की तार के चमकने के लिए विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उत्तरदायी है? आपने देखा हीटर होता है, उसमें जो तार होती है ना वो बहुत ज़्यादा चमक रही होती है ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा हीट निकल रही होती है। तो कौन चीज़ है वहां पे? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, हीट में बदल दिया गया उसको। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हीट में बदला गया। ऊष्मा उत्पन्न होने को प्रभावित करने वाले दो कारक बताइए, एक धारा की मात्रा, दूसरा तार का प्रतिरोध। मतलब कितनी ज्यादा हीट निकलेगी, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन कारक है? धारा की मात्रा, तार का प्रतिरोध। धारा यानी कि करंट कितनी दर से आ रहा है, और तार का प्रतिरोध मतलब तार कैसी है जो उसको रोक पा रही है, ठीक है, करंट को, और वो हीट में फिर बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये डी है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के दो उपयोग बताइए। तो विद्युत घंटी और विद्युत मोटर के रूप में यूज की जाती है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन वगैरह आए हैं तो बहुत से आंसर उसमें हमें पैसेज में नहीं मिल रहे, क्योंकि आपको हिंट लेके चैप्टर्स के बारे में अगर आपको नॉलेज है आप कर पाएंगे। 14 क्वेश्चन है अब। वार्षिक खेल प्रतियोगिता के दौरान योगेश 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में तेज दौड़ता है। ठीक है, दौड़ पूरा करने के बाद उसकी धड़कन बढ़ जाती है और वह जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है और उसे पैर में ऐंठन महसूस होती है। उसके खेल शिक्षक उसे मालिश करते हैं और आराम करने का परामर्श करते हैं। ठीक है, पढ़ लिया। अब ये क्वेश्चन आंसर है कि दौड़ के बाद योगेश के जल्दी जल्दी सांस लेने का क्या कारण है? दौड़ के समय योगेश के पैर की मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन हुआ? ठीक है, और COD आप ये देख रहे हैं। ठीक है, अब इसकी आंसर के साथ देखते हैं। ये कह रहा है दौड़ के बाद योगेश तेज सांस क्यों लेने लगा? क्योंकि उसके शरीर को अधिक ऊर्जा के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, इसलिए, क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन कम है। ये कह रहा है दौड़ के समय योगेश की मांसपेशियों में कौन सा श्वसन हुआ? अवायवीय श्वसन हुआ, तभी तो उसके दर्द हो रहा था। फिर ये कह रहे मांसपेशियों में ऐंठन के लिए उत्तरदायी पदार्थ का नाम बताओ। तो आप बोलोगे
ऐठन पता है क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन नहीं होती तो वहाँ लैक्टिक अम्ल बनने लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद यह पदार्थ तीव्र व्यायाम के समय क्यों बनता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण अवायवीय श्वसन बन जाता है, ठीक है। फिर अगर नीचे वाला करना है तो नीचे वाला कर सकते हो। ये कह रहे यीस्ट जैसे कुछ जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी कैसे जीवित रह पाते हैं? यीस्ट अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। देखो, अवायवीय द्वारा भी एनर्जी मिल जाती है, इसलिए वे ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह पाते हैं। देख रहे हो। फिर नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, पैसेज। ये कह रहा है एक शहर के नगर निगम ने सीवेज यानी कि वाहित मल को नदियों में छोड़ने से पहले उसे साफ करने के लिए एक आधुनिक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र WWTP स्थापित किया, ठीक है। और हालांकि कई स्थानीय निवासी उचित कचरा निपटान के महत्व से अनभिज्ञ थे, लोगों को पता ही नहीं था कि कचरे का भी सही से निपटान करना चाहिए। वे घर का कचरा, प्लास्टिक के बैग और बचा हुआ खाना खुले नालियों में फेंकते रहते हैं। समय के साथ ये नालियाँ जाम हो जाती हैं और सीवेज उपचार संयंत्र में पहुंचने वाला पानी बड़ी मात्रा में ठोस अपशिष्ट लेकर आता है। इससे अपशिष्ट जल को प्रभावी ढंग से उपचारित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है और बिना उपचारित अथवा आंशिक रूप से उपचारित पानी पास के जल स्रोतों में पहुंचने लगता है, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया, देखा कितने बेकार इफेक्ट होते हैं अगर हम नालियों में कूड़े कचरे को फेंकने लग जाएं। अब इन क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे, ठीक है। सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लेना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक है, WWTP में अवायवीय जीवाणु की भूमिका क्या है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था ना, अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र। ये जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक अपशिष्ट को विघटित कर देते हैं, ठीक है। फिर ये हमें पैसे में से हमें आराम से मिल रहा था। ये कह रहा अपशिष्ट जल शोधन के 2 उप उत्पाद बताओ, तो बायोगैस और स्लंज, अपंक। ये कह रहा अपशिष्ट जल के प्रभावी शोधन के लिए लोगों में जागरूकता क्यों आवश्यक है? क्योंकि जागरूकता से लोग कचरा नाली में नहीं डालेंगे, जिससे शोधन संयंत्र सही ढंग से काम करेगा और जल प्रदूषण रुक जाएगा। फिर ये कह रहे जल प्रदूषण को रोकने के लिए 2 उपाय बताओ, तो आप अपने आप बना के लिख दो कि सीवेज को शोधन के बाद ही जल स्रोतों में छोड़ना चाहिए, नदियों और नालों में कचरा नहीं डालना चाहिए। तो 2 पॉइंट में आप लिख देना। इस तरीके से पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।